हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। पॉलिटी के एक और लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत का महान्यायवादी, जिसको इंग्लिश में आप लोग अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। देश के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे सेंट्रल लेवल पर हो चाहे स्टेट लेवल पर हो, कुछ ऐसे पोस्ट होती हैं जहां पर एक व्यक्ति का काफी खास प्रभुत्व माना जाता है। भारत के अंदर सेंट्रल लेवल के ऊपर चाहे सीएजी कैग हो चाहे अटॉर्नी जनरल हो, ये ऐसी पोस्ट हैं जहां पर एक एक व्यक्ति के नाम से पूरे डिपार्टमेंट को रन किया जाता है। इंडिया के अंदर अटॉर्नी जनरल का क्या काम है, कौन नियुक्त करता है, क्या सैलरी है, क्या शक्तियां हैं, क्या क्या इसके काम इस पोस्ट के बारे में होते हैं, उन सब चीजों को आज हम डिस्कस कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले पूरे भारत में हमारा स्टडी मटेरियल बाय कोरियर जाता है, चाहे वो डीएसएसबी हो, केवीएस हो, नवोदय विद्यालय हो, सीटेट हो, या फिर इसके साथ साथ आपका पीसीएस और यूपीएससी जैसे एग्जाम हो। इस तरीके की पूरी बुकलेट आप लोगों को सेट में भेजी जाती है। आप भी इस नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके ऑर्डर कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी है, अगर आप ये कहें कि भारत सरकार के एक सरकारी वकील के रूप में काम करता है ये डिपार्टमेंट, और इसके अंदर जितने भी भारत सरकार के मुकदमे होते हैं या भारत सरकार के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में जब जब इनको पैरवी करनी पड़ती है सुप्रीम कोर्ट वगैरह में, तो आमतौर पर महान्यायवादी और उसकी टीम के लोग ही जाते हैं। अनुच्छेद की बात करें अगर आर्टिकल की, तो अटॉर्नी जनरल, जिसको इंग्लिश में आप लोग अटॉर्नी जनरल बोलेंगे और हिंदी में महान्यायवादी बोलेंगे, इस पद की व्यवस्था भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 के तहत की गई है। पहला ही क्वेश्चन है कि अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल के तहत नियुक्त होता है, या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में कौन से पद का प्रावधान है। ऑप्शन में कैग आ जाएगा, अटॉर्नी जनरल आ जाएगा, इलेक्शन कमीशन आ जाएगा, यानी काफी सारी पोस्ट आपको ऑप्शन में मिल सकती हैं। एक तो ये चीज याद रखना, आर्टिकल 76 होगा। दूसरी चीज, अगर पद की बात करें, इसके पोस्ट की बात करें, तो यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी का पद इसका होता है। यह भी चीज आपको याद रखनी है। जहां तक क्वालिफिकेशन की बात है, अगर इतना बड़ा कानूनी पद है तो क्वालिफिकेशन भी खास होगी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता होती है। सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन इसकी होती है। सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, या तो 5 साल तक किसी हाई कोर्ट का जज हो, या 10 साल तक सुप्रीम कोर्ट में वकालत की हो, या फिर राष्ट्रपति की नजर में लीगल या कानून का एक्सपर्ट हो। ये चीज आपको सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में योग्यता होती है। तो यही योग्यताएं जो हैं वो इसकी भी होंगी, ये भी आपको याद रखना है। तो यहां हमने 3 चीजें डिस्कस की हैं। अटॉर्नी जनरल का जो पद होता है वो आर्टिकल 76 के तहत होता है। यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है और इसकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। यानी जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता है वही व्यक्ति अटॉर्नी जनरल की योग्यता रखता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सेंटर सरकार के मामलों की, या सेंटर सरकार को जब जब सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना होता है वहां पर इस व्यक्ति को जाना होता है, इसकी टीम को जाना होता है। तो जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अगर वो जिरह करेगा, बहस करेगा, डिबेट करेगा, अपने पक्ष को रखेगा, तो उसके पास वो योग्यता तो होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को टक्कर दे। ये चीज आपको याद रखनी है। उसके साथ अगर नियुक्ति की बात करें, अपॉइंटमेंट कौन करता है, महान्यायवादी की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाने का प्रावधान भी इसमें होता है। ये चीज भी याद रखनी है। उसके बाद बात करेंगे कार्यकाल की, टेन्योर कितना है, टर्म क्या रहेगा, इसका टर्म पीरियड कितना रहेगा। संविधान द्वारा महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। संविधान को उसको हटाने को लेकर भी कोई मूल व्यवस्था नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी इसको हटाने से लेकर के इसको नियुक्त करने तक की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो आमतौर पर राष्ट्रपति के थ्रू चलती हैं। ये चीज भी आपको याद रखनी है। और राष्ट्रपति को भी आमतौर पर आप भारत में देख सकते हो
तो नॉर्मली ये कहेंगे कि सेंटर सरकार की इसमें काफी हद तक चलती है कि कौन ये काम करेगा। वर्तमान में जब 2020 की बात करें तो अटॉर्नी जनरल आपके देश में के वेणुगोपाल जी हैं, जिन्होंने इससे पहले मुकुल रोहतगी को रिप्लेस किया था। पहले मुकुल रोहतगी थे, अभी के वेणुगोपाल है। समय समय पर बदलते रहते हैं। अगर आप काफी समय बाद वीडियो को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली इसको आप लोग अपडेट कर लेना। उसके बाद वेतन, सैलरी की जहां तक बात है, संविधान में महान्यायवादी का वेतन तथा भत्ते तय नहीं किए गए हैं, उसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक मिलता है। यानी संविधान के अंदर उसके वेतन भत्ते तय नहीं है, लेकिन उसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक मिलता है। आमतौर पर अगर ये माने तो सुप्रीम कोर्ट के बराबर लगभग उनको ये सुविधाएं दी जाती हैं। महान्यायवादी की कार्य और शक्तियां देखिए। अटॉर्नी जनरल के क्या उसके फंक्शंस होते हैं, क्या उसकी पावर्स होती हैं, ये चीज भी हम देख लेते हैं। नंबर 1, राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करता है। अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के द्वारा जो काम उसको सौंपे जाते हैं उन सभी कानूनों का और कर्तव्यों का वो पालन करता है। नंबर 2, राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विषयों पर भारत सरकार को कानून संबंधी सलाह देता है। यानी भारत सरकार को कानून संबंधी सलाह भी राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विषयों पर देता है। नंबर 3, कानून द्वारा प्रदान किए गए कर्तव्यों का निर्वहन करता है। जो कानून उसको पावर जो कर्तव्य देता है उनका पालन करता है। सीधा सीधा कहा जा सकता है राष्ट्रपति अपने आप से कुछ नहीं करता है, राष्ट्रपति सारे वही काम करता है जो भारत सरकार के द्वारा निर्धारित होते हैं। नॉर्मली यहाँ पर सिंपल सी वर्ड है कि अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति और भारत सरकार के आधार पर ही कार्य करता है, और जहां जहां भी सेंटर सरकार को राष्ट्रपति को या सेंटर सरकार को जरूरत होती है किसी भी प्रकार के कोर्ट में, आमतौर पर आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के जवाब तलब करने को या दाखिल करने को कहा, रिपोर्ट मांगी। आमतौर पर सेंटर सरकार के तरफ से सुप्रीम कोर्ट जैसे कोर्टों में जो मुकदमे लड़े जाते हैं वो अटॉर्नी जनरल ही लड़ता है या उसके साथ उसके जूनियर सॉलिसिटर जनरल और एक्स्ट्रा सॉलिसिटर जनरल लड़ते हैं। नॉर्मली देखेंगे तो सबसे ऊपर इसमें होता है अटॉर्नी जनरल जो 1 नंबर पे रहेगा। उसके बाद आप लोगों को इधर रहेगा सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर, मैं इसको थोड़ा सा एक बार आपको समझा देता हूं। सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल, इधर भी होगा एक सॉलिसिटर जनरल। इसके नीचे होंगे एक्स्ट्रा सॉलिसिटर जनरल, एक्स्ट्रा सॉलिसिटर जनरल। इस तरीके की पोस्ट होती हैं। इनमें काफी सारे कानूनी अधिकारी और वकील होते हैं जो आमतौर पर ये काम करते हैं। एक व्यक्ति का काम नॉर्मली ये नहीं होता है। अधिकार की बात करें, राइट्स की बात करें तो क्या क्या राइट्स उसको स्पेशल दिए गए हैं। भारत के किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है। भारत की किसी भी अदालत में महान्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल को सुनवाई का अधिकार होता है। नंबर 2, सदन के दोनों सदनों में बोलने या कार्रवाई में भाग लेने या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में बिना मताधिकार के भाग लेने का अधिकार है। यानी राज्यसभा हो या लोकसभा हो या फिर दोनों की ज्वाइंट बैठक हो, वो हिस्सा ले सकता है। उसको सिर्फ वोटिंग राइट नहीं होता। अगर सदन में वोटिंग होती है तो उसको वोटिंग राइट नहीं होगा, नो वोटिंग राइट होगा, लेकिन वो उनके अंदर हिस्सा लेता है, कार्रवाई को देखता है, सुनता है। क्यों सुनता है? क्योंकि सरकार के पक्ष को और विपक्ष के पक्ष को उसको समझना होता है, तभी जाकर के वो सरकार की पैरवी कोर्ट में करेगा। तो ये चीज याद रखना है। आमतौर पर आप ये कहते हैं कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो ना तो संसद का सदस्य है और ना उसके किसी पद पर है, फिर भी वो संसद की बैठकों में हिस्सा लेता है, तो आपके पास एक ही व्यक्ति रहेगा और वो रहेगा अटॉर्नी जनरल। ये चीज आपको याद रखनी है। एक सांसद की तरह सभी भत्ते और विशेषाधिकार भी उसको यहाँ पर मिलते हैं जब वो इस हिस्सेदारी में भाग लेता है। ये भी चीज याद रखनी है। तो पूरे इंडिया में स्टडी मेटेरियल बाय कोरियर तो जाता ही जाता है। इसके साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री का क्रैश कोर्स, मॉडर्न हिस्ट्री का क्रैश कोर्स मैं अपलोड कर चुका हूं। एंशिएंट हिस्ट्री का क्रैश कोर्स आपका आ चुका है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। ये 1500 BC से 1000 AD तक का कार्यकाल है। इसमें भी आप लोगों के लिए पूरी मॉडर्न है। और मिडिवल हिस्ट्री भी
एक एक चैप्टर आ रहे हैं, लेकिन एक दो दिन में ही मैं पूरे का पूरा क्रैश कोर्स भी डाल दूंगा। और पॉलिटी की लगभग 27 वीडियोज आ चुकी हैं, जिसमें काफी सारे पॉलिटी को मैंने कवर किया है। सीडीपी और दूसरे जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सबकी वीडियोस डेली आती हैं। तो हर रोज सुबह 11 बजे वीडियो आती है, शाम को 7 बजे वीडियो आती है, और बीच में वीडियो आती रहती हैं। नोटिफिकेशन आपको मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ताकि समय समय पर आपको वो चीजें मिलती रहें। इस वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब